हेलो बच्चों, आज हम जैव प्रक्रम का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा मानव श्वसन तंत्र और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और कुछ क्वेश्चंस इसमें वहन तंत्र के भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम श्वसन तंत्र का एक बहुत ही आसान सा डायग्राम देखेंगे। आपको बुक वाला डायग्राम जिसमें रिब्स वगैरह बनाई हुई हैं वो हर बच्चे से बनना इतना आसान नहीं है, तो आप ये सिंपल डायग्राम भी बनाएंगे तो भी आपको कंप्लीट मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये हमारा जो नासा द्वार है, जो नाक की जो ओपनिंग है, नेज़ल पैसेज, ठीक है। तो ये नोस्ट्रल्स हैं, नासा द्वार जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये नेज़ल पैसेज है। फिर ये नेज़ल पैसेज और फिर ये जो हमारा जो मुंह से जो भोजन आता है वो एक पॉइंट पे यहाँ पे कॉमन पैसेज है, ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का, तो इसको बोलते हैं फेरिंक्स। उसके बाद है हमारा ये वॉइस बॉक्स जिसको लैरिंक्स बोला जाता है। इसमें यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती हैं। जैसे आपके कोई ये म्यूज़िक बजाने वाले यंत्र होते हैं ना, मटके के ऊपर रबर बांध के बजाते हैं, ऐसे ही हमारे नेचर में ना हमारे जो वॉइस बॉक्स है जो साउंड पैदा करता है, वहाँ पे स्ट्रेस्ड जो है कार्टिलेज की मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो जब हम वायु हमारे फेफड़ों से जब बाहर जाती है तो इनमें कंपन होता है और आवाज़ पैदा होती है। उसके बाद है ये हमारी ट्रैकिया, श्वास नली जिसको बोला जाता है, इसमें भी ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं, इनको उपास्थि वलय या कार्टिलेज रिंग्स बोला जाता है। रिंग्स या वलय कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिसको जो शब्द याद रह जाए वो आप याद रख लें। उसके बाद जो हमारा ये ट्रैकिया है, जब ये लंग्स में एंटर होता है तो ये दो में विभाजित है, एक हमारा लेफ्ट लंग में चला जाएगा और एक हमारा राइट लंग में चला जाएगा। आप इसमें दायां और बायां कैसे ध्यान रखेंगे, जो आपका, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो ये वाला जो फेफड़ा होगा ये होगा हमारा बायां, ठीक है, बायां फुफ्फुस, फेफड़ा भी लिख सकते हो और फुफ्फुस भी लिख सकते हो। और जो हमारे बाएं हैंड की साइड होगा वो हमारा होगा दायां। ये हमेशा ध्यान रखना, डायग्राम बनाते समय अच्छे अच्छे बच्चे ये हार्ट में भी और उत्सर्जन तंत्र वाले में भी और इसमें भी ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ब्रोंकाई हैं वो और छोटी छोटी शाखाओं में टूटती चली जाती हैं और अल्टीमेटली इस तरह की छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाओं में एंटर हो जाती हैं। ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं कूपिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे फिर इनके चारों तरफ बहुत सारी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, वो मैंने इसमें ना ड्रॉ करके मैंने अलग से समझाई हैं, ठीक है। तो अब नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ऐसे वो दिखाई दे रही है आपको, एक झिल्ली सी दिखाई दे रही है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं। ये डायाफ्राम जो है हमारी थोरेसिक कैविटी, जो हमारी चेस्ट कैविटी है, उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अब इसके अंदर, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है, इसके अंदर हमारे लंग्स हैं। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ धंसा हुआ एरिया बनाया है जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं। यहाँ हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है, हमारा हृदय स्थित होता है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे नोच बनाई हुई है। ये जो कूपिकाएँ हैं फेफड़ों में, ये लाखों की संख्या में होती हैं। इनका सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है ताकि आसानी से इजीली गैसों का आदान प्रदान हो सके। अब हम श्वसन का पहला भाग इसमें कर रहे हैं कि गैसों का एक्सचेंज, आदान प्रदान, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेकर जाना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर फेंकना बहिश्वसन, ठीक है। इंस्पिरेशन इंग्लिश में और एक्सपीरेशन, तो अंतः श्वसन को इंस्पिरेशन और बहिश्वसन को एक्सपीरेशन बोला जाता है, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे क्या होता है, जब हमारे यहाँ से नोस्ट्रिल्स के द्वारा वायु अंदर जाती है, ठीक है, अंतः श्वसन की पहले हम बात करेंगे और उसके बाद बहिश्वसन की बात करेंगे। तो अंतः श्वसन के टाइम क्या होता है, जो हमारी ये थोरेसिक कैविटी है ना, ये फूल जाती है और जो हमारा ये डायाफ्राम है ये नीचे की ओर मूव करता है, ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, ये नीचे की तरफ मूव करता है। जब ये नीचे की तरफ मूव कर गया तो हमारी ये जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसका वॉल्यूम बढ़ने से जो हमारी ये फेफड़े हैं ये फैलेंगे, ठीक है ना, ये फैलेंगे। और जब ये फैलेंगे तो इन कूपिकाओं के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बाहर से एयर प्रेशर में अंतर होने की वजह से, दबाव में अंतर होने की वजह से बाहर वायु का प्रेशर, दाब अधिक होता है। वो वायु नासा द्वार, फेरिंक्स, लैरिंक्स और हमारे ट्रैकिया यानी कि श्वास नली के द्वारा होते हुए अल्टीमेटली कूपिकाओं में चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा
कुपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होगा। जो कुपिकाओं की भित्ति है वो बहुत अधिक पतली होती है और उसके चारों तरफ रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, ताकि इन कुपिकाओं से ऑक्सीजन रुधिर में चली जाए और रुधिर जो CO2 लेकर आया है वो कुपिकाओं में चली जाए। अब जो हमारी कुपिकाएं हैं ये हो गया गैसों का आदान प्रदान। अब हमारी कुपिकाओं में कैसी एयर भर गई है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, तो अब हमारे ब्रेन से मैसेज आएगा, अब डायाफ्राम हमारा वापस अपनी पुरानी जगह पे चला जाएगा। वापस अपनी पुरानी जगह पे चला जाएगा तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये फेफड़ों पे दबाव डालेगा। फेफड़ों पे दबाव डालेगा तो जो कुपिकाओं में वायु भरी हुई है उसका दबाव बढ़ जाएगा, उस पर दबाव अधिक हो जाएगा और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका दबाव कम होगा कंपैरेटिवली। तो उस दबाव में अंतर की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो कुपिकाओं से, फिर श्वसनिकाओं से और फिर ब्रोंकाई से और ये वॉइस बॉक्स से और फेरिंक्स से होते हुए नाक या मुंह के द्वारा हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। इसे बहिश्वसन कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा ये जितना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आप इसको 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिखो। जितना अपने शब्दों में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अब इसी के बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं कि गैसों के अधिकतम आदान प्रदान के लिए हमारे फेफड़ों में अधिकतम क्षेत्र कैसे अभिकल्पित किया हुआ है। हमारे फेफड़ों में लाखों की संख्या में गुब्बारे जैसी कुपिकाएँ होती हैं। ठीक है ना, ये लाखों की संख्या में है और इनका सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। ये आपको कैसे पता चल रहा है? जो इनकी सरफेस है ना वो बिल्कुल ऐसी सपाट नहीं होती है। कैसी बनाई हुई है मैंने? ऐसे इस तरीके की बनाई हुई है। ठीक है, अब इसका जो सरफेस एरिया है और इसका जो सरफेस एरिया है, दोनों में सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? अगर फैलाओगे तो इसका ज़्यादा होगा। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें कि फेफड़ों में लाखों की संख्या में गुब्बारे जैसी कुपिकाएँ होती हैं जिनका सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक होगा। जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही आदान प्रदान गैसों का आसानी से होगा। दूसरा, जो कुपिकाओं की भित्ति है वो बहुत पतली होती है ताकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। अगर भित्ति मोटी होगी तो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो भी गैसों का आदान प्रदान होगा, अब ऑक्सीजन जो जाएगी कहाँ जाएगी? रुधिर वाहिकाओं में जाएगी। तो कुपिकाओं के चारों ओर बहुत सी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के बाकी भागों तक भेज देती हैं। अब जो ये रुधिर वाहिकाएँ हैं इनकी भित्ति भी एक कोशिकीय मोटी होती है और कुपिकाओं की भित्ति भी एक कोशिकीय मोटी होती है और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। क्यों है ये इस तरीके से क्यों बनी हुई है? ताकि आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो सके। भित्ति मोटी होगी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इनकी भित्ति इनकी भी और इनकी भी पतली होती है। अब आ जाते हैं, एक जो ग्लूकोज का विभिन्न पथों द्वारा विखंडन की एक वीडियो भेजी थी उसको दोबारा देखो। उसी में मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कॉपी में नहीं लिखा है। पेशी क्रैम्प का क्या कारण है? जब हम अचानक किसी दिन बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, रेगुलरली करते हैं तब नहीं कुछ होता, लेकिन अचानक किसी दिन हमने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, बहुत ज़्यादा कबड्डी खेल ली, एक्सरसाइज कर ली कोई भी, तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हालांकि हम बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उतनी ऑक्सीजन हमारी पेशियों तक जितनी ज़रूरी है नहीं पहुंच पाती। तो हमारी पेशियों में ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं हो पाता और उसके कारण लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। ये लैक्टिक अम्ल हमारी पेशियों में जमा हो जाता है जिसके कारण पेशी क्रैम्प होते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपने सीधा यही लिखना है कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने से पेशी क्रैम्प होते हैं। 2 मार्क्स में आता है तो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा हार्ट वाले से रिलेटेड है। हार्ट वाली जो मैंने वीडियो भेजी है उसको दोबारा देखो और उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं, तभी आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, उसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, उसमें मैंने सिर्फ समझाया है। तो 2 बार 3 बार जितनी बार में आपको समझ आए उसको अच्छे से देखो। अब स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखना क्यों आवश्यक है? ये हमने 9th में किया है। समतापी और असमतापी जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। बाहर का तापमान कितना मर्जी बदलता रहे लेकिन वो अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखते हैं। ऐसे जीवों को समतापी जीव कहा जाता है। स्तनधारी और पक्षी इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब जब ये अपने शरीर के तापमान को बनाए रख सकते हैं तो इसका मतलब इन्हें उस तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी अधिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए इनका शरीर इस तरीके का बना हुआ है कि इनका जो हार्ट है, इनका जो हृदय है वो पूरे तरह से 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है।
यानी कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिक्स नहीं होता, अलग अलग रहते हैं ताकि इनकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी हो सके। उसके बाद है एकल परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण में क्या अंतर है, क्या होता है एकल परिसंचरण। जो एकल परिसंचरण का मतलब है कि एक चक्र में रुधिर में से रुधिर जो है हृदय में से एक ही बार जाता है। ये मछलियों में होता है, ठीक है ना। क्या होता है मछलियों में, मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ। ये मान लिया मछली है आपकी, ठीक है। मछलियाँ क्या करती हैं, मुंह के द्वारा पानी लेती हैं, उस पानी में ही ऑक्सीजन होती है और यहाँ पे इनके गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच पानी बाहर छोड़ देती हैं और ऑक्सीजन उनके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि उनके शरीर में जो रुधिर है वो एक ही बार उनके हृदय में जाता है। कैसे जाता है देखो, इसको मैं समझाती हूँ। इनका हृदय दो कक्षीय होता है, एक एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है, यानी कि एक ही अलिंद होता है और एक ही निल्य होता है। अब पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर, ए भी लिख रही हूँ मैं, अलिंद और निल्य, पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इनके एट्रियम में आता है, एट्रियम से यानी अलिंद में आता है, अलिंद से निल्य में जाता है और निल्य से जो है वो विऑक्सीजनित रुधिर कहाँ जाता है, गलफड़ों में जाता है, गिल्स में जाता है, ठीक है। गलफड़ों को क्या बोला जाता है, गिल्स बोला जाता है। अब गिल्स में उस रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाती है। फिर वो ऑक्सीजनित रुधिर जो है गिल्स में ऑक्सीजनित रुधिर हो जाता है। ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ चला जाता है, पूरे शरीर में। तो वापस हृदय में नहीं आया, हृदय में से एक ही बार रुधिर आया और वो भी कैसा आया, विऑक्सीजनित। तो ये मछलियों में होता है। दोहरा परिसंचरण, आपने ह्यूमन हार्ट वाली जो मैंने वीडियो भेजी थी, हृदय में रुधिर दो बार आ रहा है ना। एक बार विऑक्सीजनित और दूसरी बार ऑक्सीजनित, यानी कि दाएं भाग में विऑक्सीजनित और बाएं भाग में ऑक्सीजनित, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब दो बार रुधिर हृदय में से प्रवाहित होता है एक ही चक्र में तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये जल, स्थल, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी में होता है। अब आ जाते हैं धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना। जो धमनियाँ हैं वे सारी रुधिर वाहिकाएँ जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं उनको क्या कहते हैं, धमनी। और वे सब रुधिर वाहिकाएँ जो रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लेके आती हैं उनको कहते हैं शिराएँ। इनमें सामान्यतः ऑक्सीजनित रुधिर होता है, लेकिन एक इसकी एक्सेप्शन है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। फुफ्फुस धमनी में विऑक्सीजनित रुधिर होता है, इसीलिए इसको अलग से आपने मेंशन करना ज़रूरी है डिफरेंस में। इनमें सामान्यतः विऑक्सीजनित रुधिर बहता है सिवाय फुफ्फुस शिरा के। अब क्योंकि ये हृदय से रुधिर को लेकर जा रही हैं, हृदय रुधिर को पंप करता है तो प्रेशर रुधिर का ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा रुधिर का। उस दाब को सहन करने के लिए इनकी भित्ति मोटी होती है। और शिराएँ क्योंकि धीरे धीरे शरीर के विभिन्न भागों से थोड़ा थोड़ा रक्त एकत्र करके ला रही हैं तो रक्त दाब कम होता है, इसीलिए इनकी भित्ति पतली होती है। डिफरेंस फिर हो गया, इनमें रक्तदाब अधिक होता है, इनमें रक्तदाब कम होता है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा, जब कोई भी धमनी किसी अंग में पहुंच जाती है, मान लिया हाथ में चलेगी, पैर में चलेगी, जाएगी ना वो रुधिर लेकर, तो वो छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, केशिकाएं, या इनको बोलते हैं कैपिलरीज, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्यों विभाजित हो जाती है, इसका कारण ये है, जो धमनी है उनकी भित्ति होती है मोटी। अब मोटी भित्ति होगी तो पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो पाएगा। मान लिया ये हमारी धमनी है, इसकी भित्ति बहुत मोटी है, अब ये गई हमारे हाथ में, हाथ में क्या होगा भाई, इसने ऑक्सीजन भी देनी है, इसने फूड भी देना है, तो ये पतली पतली वाहिकाओं में टूट जाएगी, जिनको क्या कहेंगे, केशिकाएँ। क्यों टूट जाएगी, ताकि इसमें से ऑक्सीजन, भोजन, ठीक है, फूड, वो बाकी कोशिकाओं तक चला जाए और उन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है वो इन पतली पतली वाहिकाओं में आ जाए, आदान प्रदान आसानी से हो जाए। जब आदान प्रदान हो जाएगा उसके बाद ये आपस में जुड़कर और ये क्या बनाएंगी, शिरा बना देंगी, और वो शिरा फिर रुधिर को हृदय में लेकर आएगी। तो ये है हमारी धमनी, ये है हमारी छोटी छोटी पतली पतली वाहिकाएं जिनको कैपिलरीज कहते हैं, और ये है हमारी शिरा। अब जो धमनी होती है इसकी भित्ति मोटी होती है जिससे पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो सकता, जबकि कैपिलरीज की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और इस पतली भित्ति के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से
हो सकता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका लिम्फ क्या है और इसका क्या कार्य होता है। लिम्फ एक प्रकार का दूसरा लिक्विड है जो ब्लड से ही बनता है और इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, इसलिए ये रंगहीन होता है। अब इसमें पचा हुआ और छोटी आंत से अवशोषित वसा का वहन होता है और जो अतिरिक्त तरल है वो कोशिकीय अवकाश, जो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है उससे वापस रुधिर में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है जाइलम और फ्लोएम से। ये भी हमने 9th में पढ़ा है। जाइलम और फ्लोएम पौधों में 2 प्रकार के उत्तक हैं जो वहन का कार्य करते हैं। जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का वहन करता है और इसमें वहन हमेशा नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में होता है। जो फ्लोएम है वो पत्तियों से बने भोजन का अन्य भागों जैसे जड़, तना, फल आदि तक वहन करता है। इसमें वहन ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। ये हमने 9th में भी किया है, तो ये उसका जस्ट एक रीकैप है। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की एक मैं अलग से, मानव उत्सर्जन तंत्र की अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ पौधों का उत्सर्जन है जो एक छोटे से पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, इसके आप बस ये पॉइंट्स लर्न कर लेना। पौधों में उत्सर्जन, देखो एक्स्ट्रा जो पानी है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे बाहर छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है या CO2 उनके पास है उसको वरंदर के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। कुछ उनकी जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं उनमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जब पुरानी हो जाती हैं, भूरे रंग की हो जाती हैं, तो वो अपने आप ही पेड़ से गिर जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं। कुछ उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो रेजिन या गोंद के रूप में संचित होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ उनके वैक्यूल में भी संग्रहित होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिकाएं मरती जाती हैं वो अपशिष्ट भी खत्म होते जाते हैं। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र की मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगी। तब तक आप ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करें और लर्न करें। थैंक यू।